नमस्कार दोस्तों, माधव पहले कमरे में दीपक सर आप सबके बीच में। अभी हम लोग बायोलॉजी या जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप भले ही एक्स्ट्रा कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा उसको आपको अच्छे से करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? याद रखना, मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं, टोटल मैंने 9 एग्ज़ाम निकाल लिया। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट का और 4 स्टेट स्टेट गवर्नमेंट का। 4 स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर ये सब एग्ज़ाम आपको निकालना है तो आपको मैं जो बताऊँगा उस रास्ता में आपको चलना पड़ेगा और आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। शिक्षा की सबसे बड़ी मज़े बात ये है कि अच्छे गाइडेंस के द्वारा उसको निकाला भी जा सकता है। इस चीज़ को हमको सीखने में, इस सारे अनुभव को को कलेक्ट करने में 8 साल 10 साल लग गया। मैं चाहता हूँ कि आपसे ये 8 महीने में ही पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, मैं बायोलॉजी के उन कंटेंट को बताऊँगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जितना मैं बताऊँगा उसको रिवीज़न करना है ना? आप अपना कुछ करें ना करें, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा उसको आपको रिवीज़न करना ही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के कुछ सेगमेंट को आज रिवीज़न भी कराऊँगा। ध्यान से पढ़ना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा और ये आपका काम भी आएगा। आज मैं जीव विज्ञान को बताऊँगा, जीव विज्ञान में एक्चुअली करते क्या हैं? इसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है? तो बायोलॉजी में क्या करना है आपको? बायो मतलब जैव, ज़िंदगी, ठीक है? प्लस लॉजी मतलब लॉजिकली उसका अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक प्रश्न आया था सीजीपीएससी में कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? और एसीएफ में भी पूछा था कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो याद रखना, कहीं पे लैमार्क लिखता है, कहीं पे ट्रेवीरेंस लिखता है, लेकिन आपको इन दोनों को लेना है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का बोल रहा है वो, याद रखना। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो एक तो लैमार्क था, एक है ट्रेवीरेंस। लैमार्क जो था फ्रांस का साइंटिस्ट था, है ना? जीव विज्ञान का एक अच्छा जानकार था, साइंटिस्ट था और उन्होंने ही जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया, जबकि ट्रेवीरेंस था ये जर्मन का था। याद रखना, फ्रांस और जर्मन, लैमार्क फ्रांस का, ट्रेवीरेंस जर्मन का। जीव विज्ञान का लेकिन क्रमबद्ध जो विकास हुआ उसके बारे में किसने बताया? तो जीव विज्ञान का जो क्रमबद्ध विकास था इसके बारे में अरस्तू ने बताया। किसने बताया? अरस्तू ने बताया जीव विज्ञान के क्रमबद्ध विकास के बारे में। अतः क्रमबद्ध विकास को बताने के कारण ही ओरिजिनली रूप से जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक अरस्तू साहब को कहते हैं। साथ ही साथ में बेटा, जीव अर्थात जंतु, तो जंतु विज्ञान, तो जीव विज्ञान के जनक तो हैं ही हैं, साथ में ये जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। तो जंतु विज्ञान प्लस जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तू। लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया लैमार्क ने और ट्रेवीरेंस ने। कुछ इसमें शाखाएं हैं, जिस शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, उस शाखाओं का भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं, मैं जीव विज्ञान को इतना पढ़ा दूंगा कि उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? जीव विज्ञान का कुछ हम लोग यहाँ पे शाखा का चर्चा करते हैं, जैसे एपी कल्चर। एपी अर्थात मधुमक्खी। एपी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? जो मधुमक्खी पालन करते हैं हम उसका अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। ये है सेरी कल्चर। सेरी कल्चर मतलब सेरी अर्थात रेशम कीट। रेशम के जो कीड़े होते हैं उससे क्या है, हम रेशम के कीट का पालन करते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे में। तो उससे क्या होता है, रेशम कीट से हम रेशम का पालन करने के बाद में बहुत सारी चीज़ बनाते हैं, कपड़ा उपड़ा बनाते हैं, बहुत सारा चीज़ करते हैं। तो वो रेशम का ही हम प्रयोग करते हैं, धागा उगा निकालते हैं। तो सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन करते हैं। जब वो कीट आते हैं उससे ही हम रेशम निकालते हैं। दूसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मतलब यहाँ पे मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं पीसी कल्चर में, ठीक है। अगला है हमारा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक, कवकों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, किसमें? माइकोलॉजी में। अगला है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी अगर बोला तो कवक, फाइकोलॉजी बोल दिया तो शैवाल होता है, याद रखिएगा। शैवालों का अध्ययन हम फाइकोलॉजी में करते हैं। पोमोलॉजी, पोमो जहाँ पे पाम शब्द आ रहा है, पोमो आ रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है? फलों का अध्ययन के लिए लेना है। तो पोमोलॉजी में क्या आएगा आपका? तो पोमोलॉजी में जीव विज्ञान का वह शाखा है पोमोलॉजी जिसमें फलों का अध्ययन हम करते हैं। फिर ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जहाँ पे आर्नी आ रहा है वहाँ पे पक्षी आएगा, अर्थात इसमें हम पक्षियों के जीवन शैली का अध्ययन करते हैं, किसमें? ऑर्निथोलॉजी में। फिर उसके बाद में है
इक्थियोलॉजी, 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 ये मछलियों के जीवन के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं कि मछलियों का जीवन कैसा होता है। मत्स्य पालन अलग चीज़ है। यहाँ पे जो मत्स्य पालन बताया हूँ, तो यहाँ पे मछलियों के पालन के बारे में पीसी कल्चर मत्स्य पालन। लेकिन जहाँ पे हम मछलियों के जीवन शैली का अध्ययन कर रहे हैं वो है क्या, तो आर्निथोलॉजी है, सॉरी इक्थोलॉजी है। मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी है, ये मछलियों के जीवन शैली का अध्ययन है। जबकि मछली पालन को कैसे उत्पादन को हम बिजनेस के रूप में ग्रो करें, वो है पीसी कल्चर में। याद रखना, लोग यहीं पे मार खाते हैं। एक इक्थियोलॉजी में जो कि मछलियों के जीवन शैली का अध्ययन है, ठीक है, और एक है आपका पीसी कल्चर जो कि मछली पालन के बारे में है। एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी जो कीट भक्षी होते हैं ना, पतंगा सतंगा, ये लाइट वेट में जो घूमते रहता है, तो एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। फिर अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में हम क्या करते हैं, वृक्ष को और झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो कटीली जो झाड़ियाँ होते हैं उसका अध्ययन डेंड्रोलॉजी में कहते हैं। अगला होता है आपका ओफियोलॉजी। ओफियो अर्थात सर्प या स्नैक, स्नैक्स लाइफ स्टाइल का अध्ययन ओफियोलॉजी में करते हैं बेटा, ठीक है। अगला है फिर सारोलॉजी। सारोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सारोलॉजी में किसका अध्ययन, तो छिपकलियों का। अब इसके अलावा 3 कंटेंट और बता रहा हूँ आपको। एक है सिल्वी कल्चर। इसमें क्या होता है, जो काष्ठी जो पेड़ होता है उसके संवर्धन को कैसे संवर्धी किया जाए, उसको सिल्वी कल्चर में रखते हैं। सिल्वी कल्चर, कौन सा कल्चर, तो सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर में हम क्या करते हैं, जो मजबूत इमारती जो लकड़ी होता है उसके पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन करते हैं। एक होता है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर मतलब हॉर्टिलॉजी, मतलब उद्यानों का अध्ययन करते हैं, उद्यानों के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, हॉर्टिलॉजी में। एक होता है फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती उसमें करते हैं। ये 3 चीज़ आप खुद नोट कर लें डायरी में। कौन सा, तो सिल्विली कल्चर तो इमारती लकड़ी या काष्ठी लकड़ी का के संवर्धन का, हार्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा जीवधारियों का अध्ययन। जो जीवधारी है उसको हम यहाँ पे बताएंगे कि उसके अध्ययन का कैसे वर्गीकरण किया अरस्तु साहब ने। समझिए बात को, जीवधारियों का जो अध्ययन है उसका वर्गीकरण हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन, या जीवधारियों का अध्ययन में उसके वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं। अरस्तु साहब ने जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया। कितने समूहों में किया, 2 समूह में। किसने, अरस्तु ने। अरस्तु कौन है, किसका पिता है, अभी जस्ट बताया हूँ आपको। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। तो अरस्तु ने जीवों को कितने समूह में विभाजित किया, याद रखना, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। मतलब जीव विज्ञान में 2 तरीके का जीव का इसमें स्टडी करते हैं, एक जंतुओं के बारे में और दूसरा वनस्पति के बारे में। मतलब जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति शास्त्र, ठीक है, ये दोनों के बारे में। लेकिन जो लिनियस साहब थे उनके भी मत को सुन लेते हैं। हमने अभी अरस्तु के मत को सुना, अब हम क्या करेंगे, कैरोलस लिनियस साहब के मत को देखेंगे। लिनियस ने भी इसे 2 समूह में विभाजित कर दिया। उसने क्या कहा, वनस्पति के जगह पे उन्होंने पादप शब्द का प्रयोग किया। किसका, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। इन्होंने जंतु समूह कहा और वनस्पति समूह कहा। इन्होंने क्या कहा, वनस्पति के जगह पे पादप जगत मतलब पेड़ पौधा के बारे में बताया और दूसरा जंतु के बारे में बताया, जीव जंतु को। तो ये जगत शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं, अतः आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं। किसको कहते हैं, तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस साहब को आधुनिक वर्गीकरण का क्या कहते हैं बेटा, तो पिता कहते हैं। अब आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा हमने, कैरोलस लिनियस को। लेकिन अब जब बात आ गई किसकी, वर्गीकरण की, वर्गीकरण की बात आ गई, तो वर्गीकरण को क्या करेंगे, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने भागों में इसको जीवधारियों को वर्गीकरण किया गया है। अब देखो, अब हमारा टॉपिक है जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण। कितने जगत में, 5 जगत में। जैसे कैरोलस लिनियस में 2 जगत में कहा था ना, पादप जगत और जंतु जगत, ठीक वैसी तरह से जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण। विटेकर ने 1969 में
किसने? विटेकर ने 1969 में इसे 5 भागों में बांटा। किसको? कि जीवधारियों को। जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया। कब? 1969 पे। किसने? विटेकर ने। तो इसको पूछेगा आपको पीएससी या व्यापम या शिक्षक भर्ती में पूछेगा कि किसने जीवधारियों को 5 जगत में मतलब विभाजित किया, तो वो है विटेकर। कब किया? तो 1969। अब 5 जगत कौन सा है? एक है मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, एक है पादप, एक है कवक और एक है जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा में अब कौन आते हैं? जो विटेकर साहब थे, विटेकर ने 1969 में 5 भाग में बांट दिया। और अब देखेंगे कि मोनेरा में कौन आते हैं। तो मोनेरा में आता है आपका जीवाणु। कौन आता है? जीवाणु। फिर साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, तंतुमय बैक्टीरिया, ये सभी जितने भी बैक्टीरिया वाला सेगमेंट है, जीवाणु बैक्टीरिया वाला, वो मोनेरा में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि बैक्टीरिया किस समूह में आता है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, पादप में, कवक में, जंतु में, आप क्या लोगे? आप लोगे मोनेरा लेंगे। ये किसके मतानुसार है? तो विटेकर साहब के मतानुसार में। कब खोज किया था? 1969 में। आई रिपीट इट, कब खोज किया था? 1969 में। कितने भाग में बांटा? 5 भाग में। क्लियर? अब देखिए, अब हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत के बारे में देखेंगे। इसमें क्या आता है? इसमें विविध प्रकार के एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं या जलीय, जो जल में रहने वाले जल में जो रहते हैं, यूकैरियोटिक, या कहना चाहिए कि देखो एक कोशिकीय जंतु, साथ में इसमें जल में रहने वाले यूकैरियोटिक, लेकिन इसमें ना येगलिना भी आते हैं। अब आप बोलोगे सर येगलिना क्या होता है? तो येगलिना से ही प्रश्न आता है। जब प्रोटिस्टा से क्वेश्चन आता है ना, तो येगलिना से ही प्रश्न आता है। अब येगलिना से कैसे प्रश्न आएगा आपको बता रहा हूँ। येगलिना में बेटा एक लक्षण पाया जाता है जो जल में रहने वाले जंतु के भी लक्षण होते हैं, और जो पादप में कहना चाहिए जल के बाहर जो रहने वाले हैं या पादप में जो लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे इत्यादि में, मतलब जंतु के भी लक्षण होते हैं और पादप के भी लक्षण होते हैं। सॉरी, जल बोल दिए थे मिस्टेकली। तो जंतु के भी लक्षण देखने को मिलते हैं और पादप जगत के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो येगलिना जो है आपके, ये जो एगलिना है, ये एगलिना में 2 लक्षण देखने को मिलते हैं। एक है पादप का और एक है जंतु जगत का। ये दोनों जगत, तो ये किस में मिलता है? प्रोटिस्टा में। अब प्रोटिस्टा कैसे क्वेश्चन करेगा कि प्रोटिस्टा में किसके लक्षण देखने को मिलते हैं? पादप के प्लस जंतु के, और उसका उदाहरण कौन है? तो येगलिना। येगलिना ही इसका उदाहरण है। क्लियर हो गया? विविध प्रकार के एक कोशिकीय या जलीय यूकैरियोटिक का इसमें समावेशन देखने को मिलता है। ये थोड़े से जो टर्म है ना बेटा, ये वैज्ञानिक नामों का, साइंटिफिक नामों का प्रयोग हुआ रहता है, इसलिए ये टर्म थोड़ा कठिन लगता है। आप क्या करो, आई पर्सनली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू, आप वीडियो को 4 बार देखो, नोट्स बनाओ और उसके बाद में उसको पढ़ो। आपसे ये यूगलेना, यूकैरियोटिक्स, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया सब क्लियर हो जाएगा। तो जीवाणु बैक्टीरिया वाले मोनोरा में और प्रोटिस्टा में कौन सा आएगा? तो विविध प्रकार के एक कोशिकीय तथा जलीय यूकैरियोटिक्स, योगलेना, जिसमें योगलेना में पादप और जंतु दोनों के लक्षण आते हैं, वो प्रोटिस्टा में आता है। क्लियर हो गया आपका? अब आएगा पादप के बारे में अपन पढ़ेंगे। पादप के बारे में पढ़ेंगे, फिर कवक के बारे में पढ़ेंगे, फिर जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? पादप क्या होता है? सभी जितने रंगीन जो पौधे होते हैं या बहुकोशिकीय वाले पौधे होते हैं या जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, पुष्प होता है या अपुष्पीय बीज वाले पौधे होते हैं, ये सभी पादप में आते हैं। कौन? सभी रंगीन पौधे, बहुकोशिका वाले बहुकोशिकीय पौधे, प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रकाश संश्लेषी पौधे, शैवाल वाले सारे चीज़ें, पुष्पीय अपुष्पीय जितने भी, कहना चाहिए कि फूल में जिसमें बीज जो कहना चाहिए कि फूल देने वाला बीज है पौधों का, वो भी, और जो अपुष्पीय पौधे हैं उसके भी बीज, तो ये सारे बीज भी इसके अंतर्गत पादप में आता है। अब हम देखेंगे कवक को। कवक में क्या आता है? तो कवक में मैं आपको बताऊंगा यूकैरियोटिक और परपोषित जीव। यूकैरियोटिक खुद अपना भोजन बना लेते हैं, परपोषित वो दूसरे से मतलब कहना चाहिए कि
दूसरे पे भी डिपेंड रहते हैं, इसकी एक प्रजाति दूसरे पे भी डिपेंड, दूसरे से पोषण प्राप्त करता है ना, परपोषित जीव इसमें आता है। तो कवक, इसमें क्या होता है कवक में, आप सिर्फ इतना देखना, सभी इतर पोषी, इसको ना इतर पोषी कहते हैं, सभी को इतर पोषी कहते हैं, कि जो कवक की श्रेणी में जितने भी आइटम आते हैं, है ना, चाहे वो परजीवी हो चाहे मृतोपजीवी हो, वो क्या करते हैं, ये सब कवक में आते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, यूकैरियोटिक आता है, परपोषित जीव आता है, यूकैरियोटिक परपोषित जीव सभी क्या कहलाते हैं, तो इतर पोषी जीव कहलाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं, कवक का जितना आइटम है वो इतर पोषी। पीएससी कैसे पूछेगा कि निम्न में से परपोषी जीव किसके अंतर्गत आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक। आपको क्या लेना है, आपको तुरंत जो है कवक को उठा लेना है आंसर। इसमें परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात इसमें परजीवी दूसरों पे भी पे ये आधारित रह के जिंदा रहते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, मृत वस्तुओं से भी अपना कहना चाहिए कि भक्षण करके पालन पोषण अपना खुद का ये कर लेते हैं। तो कवक में दो लक्षण होते हैं, परजीवी के भी लक्षण होते हैं और मृतोपजीवी के भी लक्षण होते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, यूकैरियोटिक इसके उदाहरण हैं, परपोषित जीव जो है इसके उदाहरण हैं। और सभी को, जितने भी कवक के आइटम है सबको इतरपोषी कहते हैं। अगला देखेंगे हम जंतु, इसे मेटाजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जंतु के अंतर्गत में जितने भी जीव आते हैं उसको क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे इसमें जंतु में आप हाइड्रा भी देखोगे, है ना, फिर उसके बाद में जेली फिश देखोगे, फिर क्रीमी देखोगे, सितारा मछली देखोगे, फिर दूसरे मछली देखोगे, फिर सरीसृप वर्ग को देखोगे, फिर मैमल्स मतलब स्तनधारी मानव को देखोगे। जितने भी स्तनधारी, केवल मानव ही नहीं, सभी जंतु इसमें आते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे मेटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटोजोआ कहते हैं, मेटोजोआ। पीएससी कैसे पूछेगा, निम्न में से किसे मेटोजोआ कहते हैं, तो जंतु को, जंतु जगत को मेटोजोआ कहते हैं। इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, सितारा मछली, सरीसृप, मैमल्स सभी आते हैं। अब मैं एग्जांपल लिख दूंगा कि स्तनधारी, स्तनधारी जो मैमल्स श्रेणी में आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, स्तनधारी मछली किसी को भी बोल लो, मछली तो नहीं है, जैसे कि बड़ी मछली भी आती है स्तनधारी, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती है स्तनधारी जो अंडे नहीं देती, ठीक है। तो स्तनधारी में जो मानव है समझ लो, या बंदर है समझ लो, जो स्तनधारी है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा पीएससी या व्यापम, स्तनधारी किस श्रेणी में आता है, किस जगत में आता है, तो आप क्या करना, मोनोरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक में, जंतु में क्लिक मार देना, ठीक है। उसी तरीके से क्रीमी लिख दिया, जेली फिश लिख दिया, किस में आता है, तो जंतु में आता है। क्लियर है, बस एकदम दिमाग लगाना है, रिवीजन करते जाना है, बेशुमार रिवीजन करो बेटा। मैंने इतने एग्जाम निकाले हैं अपने रिवीजन के दम पे निकाले हैं, और जितने भी मैंने 4 पीएससी पुराना और ये करंट वाला पीएससी 5 मेंस मैंने लिखा है। हालांकि उतना समय मैं अब नहीं दे पाता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में हूँ और मेरा 3 साल का बेटा है, सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो अब एक जगह में फोकस नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम फोकस हो, तुम कुछ करना चाहते हो, अपना पूरा शिद्दत से जान लगा दो, है ना। बड़े बड़े संसाधन की ज़रूरत नहीं होती, इंसान एक छोटे से वाइट बोर्ड से शुरुआत कर सकता है, एक छोटे से एजुकेटर से शुरुआत कर सकता है, बस उस एजुकेटर के कंटेंट में दम होना चाहिए। अब मैं तुमको बताऊंगा जीवों के द्विनामकरण के, मतलब जो नामकरण है, नामकरण बोलो या द्विनामकरण पद्धति बोलो, तो जीवों का जो 2 नाम हम लोग रखते हैं उसकी टेक्निक को समझाऊंगा। ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट है, इसे एक क्वेश्चन जरूर आता है, जीवों के नामकरण की पद्धति या जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। देखो क्या हुआ था, आपको तो मैंने पहले बता चुका है कि कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पितामह कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का। तो कैरोलस लिनियस ने ना क्या किया था, समझना बात को, 1753 में, 1753 में, कब, 1753 में कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता कहा गया। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, वर्गीकी या आधुनिक वर्गीकरण बोलो या वर्गीकी कहो, जो तुमको सही लगे। आधुनिक वर्गीकरण पूछे तो आधुनिक वर्गीकरण मार देना, क्योंकि 18वीं सदी की ये बात है, या वर्गीकी बोले, वर्गीकी का जन्मदाता, तो भी इसको मार देना। तो 1753 में कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता कहा गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि इस संसार में इतने सारे जीव जंतु हैं और सबकी, उस संसार के उस क्षेत्र की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी क्षेत्रीय विशेषता है, ठीक है। तो क्यों ना एक ऐसा टेक्नोलॉजी जनरेट किया जाए जिसको भले ही लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोलें, लेकिन पूरे विश्व में एक ही नाम से उसको जाना जाए। जैसे होमो सेपियंस, हम यहाँ पे अपने आप को मानव कहते हैं,
हो सकता है किसी दूसरे राष्ट्र में मनुष्य को कुछ और बोलते होंगे अपने भाषा में, लेकिन साइंटिफिक नेम में होमो सेपियंस एक ऐसा नाम है जिसको पूरे ब्रह्मांड में इसी नाम से जाना जाएगा। चाहे तुम आकाश में हो, चाहे पताल में, चाहे धरती में, जब ये बात आएगी होमो सेपियंस की तो इसी नाम को ही प्रमाणित किया जाएगा। जब इन लोग क्या करते हैं, दूसरे ग्रहों में रिसर्च करने जाते हैं हमारे साइंटिस्ट लोग, तो मानव या मैन ओमेन का यूज़ ना करके होमो सेपियंस का करते हैं। जेंडर अलग चीज़ है, समझो बात को। तो कैरोलस लीनियस ने 1753 में क्या किया, 18वीं सदी के दौरान पे एक आधुनिक साम्राज्य का समय चल रहा था, एक डेवलपमेंट का समय चल रहा था। ब्रिटेन में अपनी कहना चाहिए कि एक लड़ाई चल रही थी, मतलब हर प्रकार का डेवलपमेंट की सोच एक पनप रहा था। उस समय इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट में हमें अपना एक योगदान देंगे, और इसने कहा कि वर्गीकी को ऐसा वर्गीकृत कर दें कि इसको 3 भागों में तोड़ा जाए। कैसा तोड़ा जाए, जैसे कि होमो सोपियंस लीन पूरा नाम है, जिसको लोग पूरा नहीं जानते लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। होमो सोपियंस लीन, होमो जो शब्द है वो जानवर के या किसी व्यक्ति के या किसी समाज के या किसी जीव के वंश को दर्शाएगा। तो पहला शब्द होमो क्या है, वंश है। दूसरा सैपियंस क्या है, उसकी जाति है। जाति मतलब कास्ट नहीं है, जाति मतलब स्पीसीज है। क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज, जाति तो हमने यहाँ पे बना दिया, ते ब्राह्मण में छत्री, ते चमार, ते फलाना, ते ढमका, ये तो हमने बनाया। लेकिन साइंटिफिकली ये क्या बोल रहा है, जंतुओं की जब जाति की बात आती है तो आपको स्पीसीज का यूज़ करना है। तो कैरोलस लिनियस ने कहा पहला शब्द जो होगा होमो, अर्थात उसके वंश को दर्शा रहा है। तो होमो जो है किस में है ना, क्या होमो सेपियंस पूरा नाम है, तो होमो शब्द इसका वंश है हमारा। दूसरा सेपियंस जो है हमारा जाति है, मतलब जो मानव की जाति है, स्पीसीज है, वो क्या है, सेपियंस है। और लीन जो है पूरा नाम है इसका, मानव का होमो सेपियंस लीन। लोग लीन को नहीं जानते, खाली होमो सेपियंस को बोलते हैं। तो लीन जो है वो वैज्ञानिक का नाम है। लीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैरोलस लीनियस, लीनियस से लीन आया, कैरोलस लीनियस का लीन को डाल दिया और वैज्ञानिक का नाम लीन को वहाँ पे घुसा दिया। ठीक, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। और इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवों का जब नामकरण, जीवों का नामकरण होता है तो नामकरण में पहला शब्द क्या दर्शाता है, होमो अर्थात पहला शब्द मैंने बताया वंश को। दूसरा शब्द क्या दर्शाता है, जाति अर्थात स्पीसीज को। तीसरा शब्द क्या दर्शाता है, लीन अर्थात कैरोलस लीनियस का लीन अर्थात वैज्ञानिक का नाम। बन जाएगा पहला वंश, दूसरा जाति, तीसरा वैज्ञानिक नाम। क्लियर, वेरी क्लियर। अब इसमें देखो कुछ चीज़ों को बताऊंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, सिर्फ बेसिक चीज़ों को बताऊंगा। मनुष्य को होमो सेपियंस बोलते हैं, लीन यहाँ पे अगर आप डालोगे तो वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। मेढक को कहते हैं, मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। क्या, राना टिग्रिना, TIGRINA, राना टिग्रिना। कुत्ता, कुत्ता को भी पूछता है, उसका है कैनिस, कैनिस फैमिलिरीज। गाय का है बॉस इंडिकस, गाय का क्या है, BOS, बॉस इंडिकस। चना का क्या है, सीसर एराइटिनम, CICER, सीसर एराइटाइनम। और सरसों का है ब्रेसिका, BRASSICA, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो सरसों का है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। इतना आप याद रखना। तो ये क्या है, होमो सेपियंस इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। जैसे हमने होमो सेपियंस लीन का उदाहरण दिया, तो पहला शब्द वंश को, दूसरा स्पीसीज को, तीसरा जो है वैज्ञानिक के नाम को दर्शाता है। कब, तो 1753 में कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा गया या आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा गया। वेरी क्लियर, क्लियर हो गया ना। जो जो मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा उसको रिवीजन करते भी जाना। जैसे मैं छत्तीसगढ़ का कुछ दिन पहले तालुकदारी प्रथा को भी बताया था, ठीक है, उसको घर में पढ़ना। मतलब ये चीज़ मैं एडिशनल में बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तालुकदारी प्रथा को अभी यूट्यूब में मैं डाला था, एक एग्जाम्पल है ये, आप कुछ भी पढ़ो, आप उसको रिविज़न करते जाओ। तालुकदारी प्रथा क्या थी भाई, बताओ नरेश, मनोज, नेहा, क्या है, किसी भूमि के पट्टे को निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति को ठेके पर दे देना, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देता है वो क्या कहलाता है, तालुकदारी प्रथा। अवधि समाप्ति होने पर या तो ठेका को वापस ले लेते हैं या तो नवीनीकृत करके फिर से उसी को दे देते हैं। ठीक है, मराठा काल में चल रहा था तालुकदारी प्रथा। मराठों ने 2 ठो तालुकदार बनाया, एक तरेंगा, एक लोरमी। ठीक है, और ठेके की राशि कहाँ जमा होता था, तो खजाने में। ये सब मैं कल के यूट्यूब में बताया हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आप तालुकदारी प्रथा की जगह कुछ भी आप करो, लेकिन रिवीजन करो। यू हैव टू रिवाइज डेली, क्योंकि सफलता का एक ही माध्यम है, एक ही सार है, रिवीजन 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 रिवीजन।
और दूसरा कोई सार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अगले क्लास में फिर अपन करेंगे बायोलॉजी के कंटिन्यू, और बाकी क्लास उसके हाँ एक बात आप याद रखना, एक बात याद रखना कि समय कम है। सोचते ना रहो क्लास ज्वाइन करूं, क्लास ज्वाइन करें कि नहीं, छोटी बहन को क्लास ज्वाइन कराऊं कि ना कराऊं, बड़े भाई को कराऊं कि ना कराऊं, वाइफ को कराऊं कि ना कराऊं। सोचो मत, जो करना है अभी कर डालो। क्लास ज्वाइन इसलिए करो क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो सही समय पे मिल जाए तो आदमी को ना धीरे 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 ऊपर उठाने में मदद करता है। एकाएक कोई नहीं आता। हम भी यहाँ पे आए, हमारा 8 साल का मेहनत है, तब आज राज्य के युवाओं को पढ़ा पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले उस लायक बनने के लिए अभी से चालू करो बेटा, डिले मत करो। जिसने सही समय पे समय को उचित तरीके से यूज़ किया, आज उसकी उपलब्धि बड़ी है। ठीक है, वो उपलब्धि आर्थिक हो सकती है, वो शैक्षणिक हो सकती है, वो सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक कुछ भी उपलब्धि हो सकती है। इसीलिए सोचो मत, डोंट थिंक टू मच, स्टार्ट कर दो, एक्शन ले दो। जो एक्शन लेता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अपने घर के भाई बहनों को तुरंत बताओ, तुरंत क्लासेस ज्वाइन कराओ। जिस तरीके से मैं इस कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ, इतनी एनर्जी, इतनी एफर्ट सभी कंटेंट में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो याद रखो, जान लगा दो, समय बर्बाद मत करो। ठीक है, क्लासेस जल्दी ज्वाइन करो, घर के बच्चों को ज्वाइन कराओ।